अस्सलामुअलैकुम। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव मंडी सयादीन में रहता हूं। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बहुत पुराना चर्च है जो 15वीं सदी में बनाया गया है। कहते हैं कि उस वक्त जो लोग जुर्म करते थे उन्हें कब्रिस्तान यहाँ पे दफनाया जाता था बाद में, और इसी मकाम पर बाद में जो मकान बनाया गया उसमें हम किराए पर रहते थे। ये मकान 18वीं सदी में बनाया गया था। मकान काफ़ी बड़ा था, एल शेप में बनाया हुआ था जिसमें 2 हिस्से थे और 2 ही मंजिलें। पहले ये मकान एक कसाई का घर था। हर दफ़ा जब बारिश होती थी तो अक्सर घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आती थी। एक दफ़ा हमारे वालिदैन किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे जब हमारे चाचू हमारे घर आए हमें देखने के लिए। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल और मेरी बहन की उम्र 12 साल थी। जब चाचू ने हमें ऊपर पोर्शन पर सुला दिया और वो ज़मीनी मंजिल पर गेस्ट रूम में आराम करने चले गए। ये कमरा सीढ़ियों के नीचे था जो ऊपर के हिस्से तक जाती हैं, जहाँ हम दोनों बहन भाइयों का कमरा था। कुछ घंटों तक सब कुछ पुरसकून था, लेकिन सुबह के वक्त चाचू उठ गए। उन्होंने देखा कि ऊपर वाले रास्ते से हल्के हल्के करक करने की आवाज़ें आ रही हैं। पहले तो उन्होंने कुछ ख़ास नहीं सोचा, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज़ें फिर सुनाई देने लगीं, इस दफ़ा ज़्यादा तेज़। उन्होंने सोचा शायद हम उठ गए हैं और बाथरूम जा रहे हैं। वो ऊपर आए और देखा कि हम दोनों अपने बिस्तर में आराम से सो रहे थे। फिर वो वापस नीचे गेस्ट रूम में चले गए। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, लेकिन फिर से वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। उन्होंने फिर से ऊपर आके देखने का फ़ैसला किया। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे उन्होंने महसूस किया कि अब ये आवाज़ सिर्फ़ करक करने की नहीं थी, बल्कि कदमों की है। कदमों की ये आवाज़ बाईं तरफ से आ रही थी, फिर दाएं मोड़ लिया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। मेरे चाचू रेलिंग्स के पास खड़े हो गए। उन्होंने महसूस किया कि ये कदम उनके पास से गुज़रते हुए नीचे वाले सहन की तरफ जा रहे थे, जहाँ आंगन के करीब पुराना चूल्हा बना हुआ था और पहले कसाई की दुकान भी थी वहाँ पर, जो बाद में इस मकान के दूसरे हिस्से के साथ जोड़ी थी। वो घबरा गए और तमाम नीचे जाके नीचे की सारी लाइटें रोशन कर दी। काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन फिर वो आवाज़ें दोबारा नहीं सुनाई दी। जब उन्होंने ये बात हमारे वालिदैन को बताई तो उन्होंने गांव के मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने घर में दुआ करवाई। उसके बाद कभी वो कदमों की आवाज़ नहीं सुनाई दी। ये बात हमारे चाचू ने, हमारे वालिदैन ने हमें बहुत बाद में बताई जब हम बड़े हो गए थे। मुझे ये वाक़या हमेशा अजीब लगता है क्योंकि मैं ख़ुद इस तरह रूहानी चीज़ों पर यकीन नहीं रखता ज़्यादा, और मेरे चाचू भी नहीं। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वो घर जहाँ मैं पला बड़ा हूँ अब से लगभग 100 साल पुराना है और मेरे वालिदैन अब भी वहाँ रहते हैं। मेरे वालिद ने तो पूरी ज़िंदगी उसी घर में गुजारी है। जब वो छोटे थे तो मेरे दादा दादी ने उस घर के ऊपर वाले हिस्से यानी एटिक को 2 मज़ीद कमरों में तब्दील कर दिया था। ऊपर जो पीछे वाला कमरा था वो मैं और मेरी बहन बचपन में शेयर करते थे, और ये बिल्कुल हमारे ड्राइंग रूम के ऊपर था। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जब मैं घर में अकेला होता था और ड्राइंग रूम में बैठा होता था तो अचानक ऊपर के कमरे से किसी चीज़ के गिरने की ज़ोर से आवाज़ आती थी। मैं फ़ौरन भाग कर ऊपर जाता था, लेकिन कभी भी कुछ इधर उधर नहीं होता था। सालों तक मैंने किसी से कुछ शेयर नहीं किया इस बारे में, क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब मैंने आखिरकार अपनी अम्मी को और बहन को ये बताया तो दोनों कुछ देर के लिए चौंक गईं। फिर दोनों ने माना कि वो भी सालों से यही आवाज़ें सुनती आ रही हैं। जब मैं 16 साल का था तो मैं अपने कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। एक पुरानी वीडियो गेम खेल रहा था जो विंडो के सामने रखी हुई थी। मेरे मुंह खिड़की की तरफ था और पीठ पूरे कमरे की तरफ। जब गेम का लेवल स्टार्ट होता तो स्क्रीन 1 या 2 सेकंड के लिए बिल्कुल खाली हो जाती है। उस वक्त मुझे विंडो के शीशे में एक अजीब आदमी का अक्स नज़र आया जो मेरी पीठ के पीछे खड़ा हुआ था। मुझे लगा कि शायद मेरे वालिद हैं, तो मैं फ़ौरन घूम और पूछा कि कैसे। बिना आवाज़ किए और चुप करके वो ऊपर आ गए, क्योंकि वो सीढ़ियाँ तो हर वक्त चीखती थीं।
लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने दोबारा गेम ऑन किया, लेकिन वो आदमी फिर से कभी नज़र नहीं आया। जब मैंने अपने वालिद को ये सब बताया तो वो कुछ देर के लिए चुप रहे। इसके बाद उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ज़्यादातर कहने लगे कि ये सिर्फ तुम्हारी नज़र का धोखा था। सबसे अजीब वाक़या तब हुआ जब मेरी उम्र तकरीबन 17 साल थी। उस वक्त हमारे घर में सेंट्रल कूलिंग नहीं था, तो गर्मियों में विंडोज़ खुली रहती थी ताकि हवा आती जाती रहे। उस दिन मैंने फ्रंट डोर भी खुला रखा हुआ था, लेकिन उस दिन बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। मैं कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था कि अचानक फ्रंट डोर ज़ोर से बंद हुआ और लॉक भी हो गया। ये जो पुराना 100 साल पुराना दरवाज़ा था, इसे बंद करना भी हुनर था, यानी इसे एक ख़ास तरीके से बंद किया जा सकता था। मैंने जैसे ही आवाज़ सुनी तो एकदम से जम गया। उसके बाद मुझे सामने से कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो फ्रंट डोर से गुज़रती हुई मेरे पास से होती हुई किचन की तरफ चली गई। और जैसे ही वो कदम मेरे सामने से गुज़रे तो मैंने एक औरत के गाने जैसे हल्की सी आवाज़ भी सुनी, जैसे वो गुनगुना रही हो। आज तक जब मैं उस घर में अकेला होता हूँ तो मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होती है, चाहे मैं जानता हूँ कि शायद वहाँ कोई बुरा साया नहीं है। फिर भी ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने चाचू के कहने पर अपने शहर छोड़कर पाकिस्तान के शहर लाहौर में शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। जब मैं पहली बार लाहौर आई थी तो कुछ अजीबोगरीब चीज़ें महसूस कर चुकी थी। शुरू में मैं चाचू के घर रही, लेकिन बाद में मैंने अपनी मर्ज़ी से एक अपार्टमेंट किराए पर लिया जो शादमान के इलाके में एक नया बना हुआ था। हरे दरख्त से घिरा हुआ और काफ़ी पुरसुकून लगता था वो। सबसे पहली अजीब बात जब हुई जब मेरे रूममेट जिसके साथ ये अपार्टमेंट में शेयर कर रही थी, उसने एक शाम मुझसे पूछा कि रात के वक्त बाथरूम की तरफ मैं इतनी आहिस्ता क्यों चलती हूँ। उसने हंसी में कहा कि क्या मैं नींद में चलती हूँ या मुझे नींद में चलने की आदत है, मगर मुझे पूरी तरह से याद था कि मैं बाथरूम गई ही नहीं थी रात को। मैंने इस बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे फ्लोर पर आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, वो भी मुख्तलिफ़ औक़ात में। फिर भी मैंने कुछ ख़ास इसके बारे में सोचा नहीं। कुछ हफ्तों बाद एक और अजीब वाक़या हुआ। मेरे पास एक छोटी सी लैंप थी, मेटल की ट्यूब जैसे, जिसमें ऊपर बल्ब लगा होता है। ये ज़्यादातर जीनत के लिए थी, रोशनी कम करती थी। उसे बंद करने के लिए बिजली की तार पर एक स्विच होता था जिसे दबाना पड़ता था। एक दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने सोने से पहले उसे बंद कर दिया था। मेरी याददाश्त बहुत तेज़ और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने इसे बंद किया था। सबसे हैरानकुन बात तब हुई जब मैं एक इतवार के दिन अपने दोस्तों के साथ वीकेंड मना रही थी। जब मैं वीकेंड से वापस आई और मैंने घर आके टीवी चलाया, ज़मीन पर सोफ़े के साथ पीठ लगाकर बैठ गई। मैंने एक टिन कोला को खोला और टीवी देखने लगी, लेकिन अगला पल दहशतनाक था। सोफ़े का एक तकिया उड़कर मेरे सिर के ऊपर से होता हुआ सीधा कोला के टिन पर आया जो मेरे दोनों घुटनों के दरमियान थी, और पूरा कोला कारपेट पर गिर गया। मैं फ़ौरन दरवाज़े की तरफ दौड़ी और मेरी सांस फूल गई। मुझे बहुत डर लग रहा था उस वक्त मैं अपार्टमेंट में अकेली रहती थी और इस बात ने इसे और भी बुरा बना दिया था। मेरी रूममेट जो कि छुट्टियों पे घर गई हुई थी, उस रात के बाद मैंने हर लाइट ऑन रखना शुरू कर दी। टीवी भी अक्सर ऑन ही रहता था और मैं हर वक्त बेचैन रहती थी। बाद में हालात थोड़े नॉर्मल हुए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता जैसे मैं अकेली नहीं हूँ अपार्टमेंट में। हवा में एक अजीब सी कसाफत होती थी जो बयान करना मुश्किल है। एक रात में शहर के मरकज़ी इलाके अनारकली से अपनी सालगिरह मनाकर देर से घर आई। मैंने सोचा कि अब सो जाऊं, और घर में हर जगह लाइट चल रही थी जैसे आम तौर पर मैं उसे ऑन ही रखती थी। जैसे ही मैं नींद की हालत में जाने लगी, मुझे एक नोक नोक की आवाज़ सुनाई दी। ये किसी उंगली के खोखले दरवाजे पर मारने की आवाज़ थी। सिर्फ एक दफ़ा नोक हुआ, शायद मैं इसे नज़रअंदाज कर देती, लेकिन इसमें कोई सोच थी।
ऐसा लगा जैसे ये मेरे कमरे के बिल्कुल साथ हुआ हो। मैं जैसे जम सी गई हूँ और दिल ही दिल में कहा, बस अब और नहीं। 2 हफ्ते के अंदर मैंने नया घर की तलाश करना शुरू कर दी और वहाँ से निकल गई। इन सब तजुर्बात के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं रूहानी चीज़ों के लिए सेंसिटिव हूँ। कुछ अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि जिस बिल्डिंग में मैं रह रही थी वो असल में एक ऐसे इदारे के लिए बनाई गई थी जहाँ जहनी मरीज़ों का इलाज होता था। लेकिन 1970 के दौर में उसे डेवलपर ने ख़रीद लिया था और अब उसे जो कि अपार्टमेंट की शक्ल दे दी गई थी। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब मेरी उम्र 15 साल थी। मेरे वालिद एक रैकर सर्विस चलाया करते थे जो दूर दूर के ट्रक ड्राइवरों की मदद करती थी। एक देर रात हमें फ़ोन आया कि एक ट्रक सड़क के उतरकर दरख्त में जा टकराया है। ये जगह शहर के जानब में तकरीबन 20 मील दूर थी हमारे घर से। मेरे वालिद ने फ़ौरन ट्रैकर चालू किया और हम दोनों उस तरफ निकल गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो ट्रक और उसका ट्राला सड़क के दाएं तरफ उतर चुका था और एक पुराने दरख्त से टकरा चुका था। ये एक बहुत पुराना ओक का दरख्त था। ये उस ज़माने की बात है जब कैब और ट्रक चलते थे जिनका इंजन कैब के नीचे होता था और सामने नाक नहीं होती थी। ट्रक अभी भी स्टार्ट था। ट्रक के दरवाजे बंद थे मगर ड्राइवर कहीं नज़र नहीं आया। ड्राइवर की साइड वाइंडशील्ड टूटी हुई थी और बीच में एक बड़ा सुराख था। ट्रेलर में 1/4 इंच मोटे लोहे की चादरें सामान के तौर पर पड़ी हुई थी। रात का वक्त था और अंधेरा इतना था कि पहले पहले हमें ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया। हमारा पहला अंदाज़ा ये था कि ड्राइवर ने दरख्त से टकराकर वाइंडशील्ड पर सर नहीं मारा होगा और शायद उसे अस्पताल ले जाया गया होगा। मेरे वालिद ने रैकर का हुक ट्रेलर से जोड़ने की तैयारी शुरू की और मुझे कहा कि मैं कैब का दरवाज़ा खोलूं ताकि ब्रेक्स रिलीज़ कर सकूं। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जो मंज़र सामने था उसने मेरी रूह तक हिला दी। ड्राइवर की लातें नहीं थी। जब ट्रक दरख्त से टकराया तो लोहे की एक चादर आज़ाद हो गई और सीधा कैब के अंदर घुस गई। जिस्म को 2 हिस्सों में काट दिया था उसने। ऊपर वाला हिस्सा वाइंडशील्ड के रास्ते बाहर चला गया था और मुझे उसका बाकी जिस्म ट्रक से तकरीबन 40 फुट दूर एक मकई के खेत में मिला। और अजीब बात ये थी कि उसका हाथ अब भी स्टीयरिंग व्हील को ऊपर वाले हिस्से को पकड़े हुए था, जैसे वक्त उसी लम्हे में रुक सा गया हो, जैसे अब भी वो ट्रक चला रहा हो। बेशक कहना बेकार है, उसे उसके नीचे का हिस्सा के साथ एक बॉडी बैग में डाला गया और हम पूरी रात उस ट्रक और ट्रेलर को वापस शहर लाने में मसरूफ़ रहे। ये उन तजुर्बात में से एक है जो मैंने एक रैकर सर्विस वाले घराने में पले बड़े होते हुए देखा। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। नॉर्दर्न पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के एक पुराने इलाके में एक कदीम बाज़ार है जिसका नाम है शाही गली। ये बाज़ार बहुत पुराना है और कुछ इमारतें तो ऐसी हैं जो कई साल पुरानी हो गई हैं। वहाँ करीबन 20,000 लोग रहते हैं। शाही गली में एक लंबी सीधी सड़क है जहाँ दोनों तरफ दुकानें हैं। उसी सड़क के ऊपर एक छोटी सी ज़ेवरात की दुकान है जिसका नाम है रशीद ज्वेलर्स। ये बहुत छोटी दुकान है, सिर्फ 4 मीटर चौड़ा फ्रंट है उसका और अंदर बस चंद कदम की जगह होती है। चारों तरफ कमर तक ऊंचे शीशों के शोकेस लगे हुए हैं वहाँ पर। जब मैं 17 साल का था, एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हें पता है वो दुकान भूतों वाली है। उसने ज़्यादा तफसील नहीं दी, सिर्फ इतना कहा कि कुछ अजीबो गरीब चीज़ें वहाँ होती रहती हैं। 3 या 4 साल बाद मैं उसी गली के एक मर्दों के कपड़ों वाली दुकान में काम करने लग गया। एक दिन एक औरत अंदर आई और मेरे बॉस ने बताया कि ये वही रशीद ज्वेलर से है। मैंने फ़ौरन मौका देखा और चाय पे उससे पूछा, आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं आपसे? मैंने सुना है कि आपकी दुकान में कोई भूत है, क्या ये सच है?
उस औरत ने बिल्कुल पुरसकून और सादे लहजे में जवाब दिया, जैसे ये कोई आम बात हो कि हाँ, उन लोगों को बहुत सालों पहले एक पूरी पोर्टल गेस्ट वाली हाजिरी का सामना करना पड़ा था। वहाँ हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। दीवार और फर्श के नीचे से बिना किसी वजूद के हाथ थपथपाने की आवाज़ आती थी। चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती थीं। सामान खुद ब खुद गिर जाता था। आंधी के मौसम में तो वो किसी नाकाबिले दीद कुव्वत से उसके बेटे पर बॉक्स फेंकता था, उसके कान में फूंक मारता था, कभी उसे छूता था। और धीरे धीरे ये सब और भी इंटेंस हो गया। उसके बेटे के जिस्म पर दांत के निशान और खरोंचों के निशान दिखने लगे, बिना इसके कि उसने महसूस भी किया हो। एक मर्तबा उसके बेटे ने बहुत मेहनत से सिगरेट लाइटर्स का एक डिस्प्ले तैयार किया। जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया और वापस आया तो देखा कि सारी लाइटर्स ज़मीन पर बिखरी हुई हैं, जैसे किसी ने गुस्से में हाथ मारकर सब गिरा दिया हो। दुकान की मालिका ने भी बताया कि वो लोगों के रिंग्स, हार और घड़ियां बनाते थे, मगर कई बार ये चीज़ें उनकी लॉक्स वाली अलमारियों से गायब हो जाती थी। वो हर जगह तलाश कर, लेकिन कुछ महीने बाद ये चीज़ें वापस मिलती, वो भी ऐसी जगह से जहाँ किसी इंसान का पहुँचना नामुमकिन हो, जैसे कि ज़मीन के नीचे जो एक कबर्ड है मेरा, जो कि किसी को नहीं पता वहाँ पर। वहाँ से उस औरत ने कहा कि उन लोगों ने उस हाजिर के साथ रहना सीख लिया है, लेकिन उस वक्त के साथ हालात इतने ख़राब हो गए कि उसका बेटा ख़ुद को महफूज महसूस नहीं करता था। आखिरकार उन्होंने एक मौलवी को बुलाया ताकि दुकान में पढ़ाई करवाई जाए और तवीज़ लिया जाए इसके लिए। मौलवी साहब ने कहा कि सब लोग हाथ पकड़कर खड़े हों। जब उन्होंने वो तवीज़ की दुआ पढ़ना शुरू की तो उस औरत ने कहा कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसने अपने कानों से सुना कि बड़ी ही खौफनाक आवाज़ में वो मौलवी बोल रहा था, जैसे कि किसी जिन की चीख हो। उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने बिल्कुल बदल गया था। आखिरकार कुछ अरसे बाद ये सब चीज़ें कम हो गईं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें वहाँ जो रहती थीं वो भी चली गई होंगी। अब वो दुकान हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। मैंने उस मालिका को कभी दोबारा नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी हर बात पे यकीन किया, क्योंकि उसने ऐसे इत्मीनान से बताया जैसे कि वो मुझे अपने खाने का मेन्यू सुना रही हो। उस दिन के बाद से मैंने पोल्टरगेस्ट वाक़यात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। क्या ये कोई ऐसी एनर्जी है जो हम समझ नहीं पाए, या कोई ऐसी रूह जो किसी और जगह में फंसी हुई है? मुझे नहीं पता, मगर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि कभी ना कभी इसका राज ज़रूर मालूम हो मुझे। ये वाक़या सारा नवंबर 2019 का है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे वालिद का वाक़या है जो उस वक्त का है जब वो 18 साल के थे और एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। ये बात 1970 के आखिर के दिनों में है। अगर उस रात एक लंबे सफ़र करने वाले ट्रक ड्राइवर ने मदद ना की होती तो शायद मैं आज दुनिया में ना होता। पेट्रोल पंप 24 घंटे खुला रहता था और मेरे वालिद रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक अकेले ड्यूटी पर होते थे। एक रात एक शख्स अंदर आया जो फ़ौरन ही अजीब सा लगा। उसकी हरकतें अजीब थी। तंग जैकेट और पैंट पहनी हुई थी और उसकी जैकेट के नीचे कुछ छुपा हुआ सा लग रहा था। ये बात गर्मी के मौसम की है, इसलिए जैकेट पहनने का कोई मतलब नहीं बनता था। बाद में पता चला कि वो नशे में था। काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स इस पेट्रोल पंप का इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये लंबी सड़क पर आखिरी 24 घंटे खुला रहने वाला पंप था। पंप के साथ एक बड़ा सा पार्किंग एरिया भी था जहाँ ट्रक ड्राइवर आराम से लेट कर सो जाया करते थे। उस रात सिर्फ मेरे वालिद, वो अजीब शख्स और एक ट्रक ड्राइवर वहाँ था। वो ट्रक ड्राइवर अक्सर वहाँ आता रहता था, इसलिए मेरे वालिद उसे थोड़ा पहचान चुके थे। उन्होंने ट्रक ड्राइवर से कहा कि अगर वो थोड़ी देर रुक जाए, जब तक वो अजीब शख्स चला जाए तो उन्हें अच्छा लगेगा। वो ट्रक ड्राइवर थोड़ी देर और मेरे वालिद के साथ बैठा रहा जब तक कुछ और लोग अंदर आए जो सिर्फ सैंडविच खाने आए थे। ये पेट्रोल पंप किसी सुनसान इलाके में था। सोचिए जैसे पंजाब के इंटीरियर में
सोचिए पंजाब के किसी अंदरून शहर में एक खाली सड़क का कोना, ऐसा ही कुछ। उस वक्त ना तो मोबाइल था ना वायरलेस कुछ ज़्यादा, सिर्फ एक लैंडलाइन थी और मेरे वालिद के पास कोई हिफाजती हथियार भी नहीं था। कुछ घंटे गुजर गए और मेरे वालिद ने थोड़ा सा सुकून महसूस करना शुरू किया तो अचानक से एक गाड़ी तेज़ी से आई और उसका ड्राइवर भागता हुआ अंदर आया और ज़ोर से चिल्लाया कि उसे फ़ोन चाहिए। उसके पास ना वायरलेस था ना उसे आसपास के इलाके का पता था। उसने बताया कि उसने कुछ देर पहले 40 किलोमीटर पीछे एक और पेट्रोल पंप में जो जाकर देखा तो वहाँ का काम करने वाला बंदा गोली लगने से मर चुका था और वहाँ और कोई नहीं था। उसने सिर्फ ये बताया था कि जब उसका ट्रक वहाँ पहुँचा एक नीली गाड़ी वहाँ से तेज़ी से निकल रही थी। बाद में पुलिस ने उस नीली गाड़ी वाले शख्स को पकड़ लिया और मेरे वालिद ने तस्दीक की कि वही बंदा था जो पहले उनके पंप पर आया था। उस पर कत्ल का और लूट का इल्ज़ाम लगाया गया था। वो ट्रक ड्राइवर जो उस रात मेरे वालिद के साथ रुक गया था उसका शुक्रिया और उम्मीद है कि वो अब भी ठीक है। ये भी मालूम हुआ वो शख्स पहले से ही मुजरिम था, वो पहले से ही क्राइम सिस्टम में मौजूद था और मेरे वालिद जो कि खुश नसीब थे कि बच गए। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।